Welcome to Launchpad Education and welcome to the series of videos in which we are discussing India's relations with the major partners, the major developed and developing countries of the world as well as India's neighborhood. तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये सारी वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया यूएस रिलेशंस इन दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग. क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे, क्या उतार चढ़ाव आए इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में, एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस नाउ. इसी के साथ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंडिया चाइना रिलेशंस. इसमें भी हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था कैसे इंडिया और चाइना के दो सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनने के बाद रिलेशंस अच्छे और बुरे हुए. So after seeing these videos, you will be left with no doubts about the international relations aspect of these countries. तो हम स्टार्ट करेंगे इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिलेशंस पे डिस्कशन को इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अमेरिका के इंपीरियलिज्म को ब्रिटेन के इंपीरियलिज्म के साथ कंपेयर किया. So what is imperialism? It is a policy of extending a country's power and influence through colonization, use of military force or by other means. So अमेरिका के imperialism को जवाहरलाल नेहरू ने पॉइंट आउट किया. उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स थी. स्टिल पंडित जवाहरलाल नेहरू ही पॉइंटेड आउट दैट अमेरिकन इंपीरियलिज्म इट इज सिमिलर टू ब्रिटिश इंपीरियलिज्म. इसी के साथ यूएस और यूएसएसआर के बीच में चल रही कोल्ड वॉर में शामिल ना होते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक नई पॉलिसी दुनिया को दी एंड दिस वाज द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी. वन वाज द यूएस लेड ब्लॉक विच वाज अ कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड द सेकेंड वन वाज सोवियत यूनियन लेड ब्लॉक विच वाज अ कम्युनिस्ट ब्लॉक. तो इनके बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हो गई. इकोनॉमिक पॉलिसीज किसकी अच्छी हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज किसकी अच्छी हैं, इस चीज को लेके इनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हो गई एंड काफी कंट्रीज में एक्चुअली वॉर हुई लाइक इन कोरिया, इन वियतनाम बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड वॉर. सो इंडिया ने इस वॉर में शामिल ना होने का डिसीजन कर लिया एंड इंडिया प्रोपेगेटेड नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल कि ना हम इस ब्लॉक के साथ होंगे ना हम दूसरे ब्लॉक के साथ होंगे. वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन आवरसेल्व्स विद आइदर ऑफ द ब्लॉक्स बिकॉज इंडिया का ये मानना था कि अगर दुनिया को पीसफुल रखना है, अगर हमें वॉर को खत्म करना है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा ऐसी वॉर ना हो, इसे इंश्योर करना है, then we should opt for non-alignment. इन वॉरिंग ब्लॉक्स के साथ मिलना वॉर में शामिल होने जैसा होगा, उसे encourage करने जैसा होगा. Then there is another aspect to India-US relations. इंडिया ने अमेरिका के इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया कि हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट लें. इंडिया ने इस ऑफर को डिक्लाइन करने के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसकी मेंबरशिप को एंडोर्स किया. इंडिया ने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं लेंगे और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे देनी चाहिए. So that is not a good strategy. But historians and the foreign policy experts, they tell us the real reason behind this. This offer was not an actual offer. US और रशिया वो इंडिया को जस्ट ऑफर कर रहे थे so that इंडिया और चाइना के बीच में ट्रबल क्रिएट की जाए. And this was the initial days. उस टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी ट्रबल नहीं थी. इंडिया was trying to ensure कि हमारे नेबरहुड रिलेशंस अच्छे रहें बिकॉज इंडिपेंडेंस होते ही हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहे थे. वी वेंट टू वॉर विद पाकिस्तान. सो दोनों साइड्स पे अगर हमारे एनिमीज रहेंगे दैट विल नॉट बी वेरी गुड फॉर अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री. सो इंडिया ने इस ऑफर को which were actually just feelers to test India. They were testing India कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है. अगर इंडिया इस ऑफर को एक्सेप्ट करता तो इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ भी खराब हो जाते और शायद असल में हमें ये परमानेंट सीट कभी मिलती ना. इसके बाद भी इंडिया ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स. फॉर एग्जांपल इन 1950 इंडिया ने यूएस स्पॉन्सर्ड एक रेजोल्यूशन से एब्सटेन करने का डिसीजन लिया. इन दिस रेजोल्यूशन यूएस वाज कॉलिंग फॉर यूएन्स मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन द कोरियन वॉर. तो कोरियन पेनिनसुला में जहां पे अब नॉर्थ और साउथ कोरिया दो कंट्रीज हैं, वहां पे एक वॉर स्टार्ट हो गई. दिस वॉर वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कोल्ड वॉर. और जब कम्युनिस्ट लेड फोर्सेस वो काफी एरिया को कैप्चर कर रही थी तो अमेरिका जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया जिसमें उन्होंने यूएन की मिलिट्री इंटरवेंशन की डिमांड की और इंडिया ने यहां से एब्सटेन किया. इंडिया ने एक बड़ी सुपर पावर यूएस के अगेंस्ट ये डिसीजन लिया. देन इन द सेम ईयर 1950 इंडिया इवन वोटेड अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस फोर्सेस व्हेन दे क्रॉस्ड 38th पैरेलल. ये बॉर्डर है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में और जब यूएन की फोर्सेस ने फाइनली वहां पे इंटरवीन किया
और 38th पैरेलल को क्रॉस कर लिया तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। एंड देन व्हेन यूएन वाज ट्राइंग टू नेम चाइना एज एन एग्रेसर तो भी इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। सो यू कैन सी दैट इंडिया इज ट्राइंग टू मेंटेन वेरी गुड रिलेशंस विद चाइना एंड इंडिया इज ट्राइंग टू अवॉइड द कोल्ड वॉर। इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइन कर लिया है और ये सब चीजें यूएस को अच्छी नहीं लगेंगी। सो स्टार्टिंग ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस ये अच्छे नहीं थे। देन मूविंग ऑन टू द 50s, अमेरिका अपने अलाइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इन द कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर दोनों कोशिश करती थी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उनके साथ अलाई बन जाएं, उनके साथ अलाइन कर लें अपनी फॉरेन पॉलिसीज को। और इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। दैट इज वाई वी स्टार्टेड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। लेकिन पाकिस्तान जो हमारा एनिमी बन गया था सिंस इंडिपेंडेंस इटसेल्फ, उसने अपने आप को अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया बाय साइनिंग दीज पैक्ट्स and creating new organizations like Southeast Asian Treaty Organization and Central Treaty Organization, which was created under the Baghdad Pact. तो जैसे North Atlantic Treaty Organization है वो भी अमेरिकन अलाइज हैं। In the similar way for different regions of the world, अमेरिका ने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर ली थी एज पार्ट ऑफ कोल्ड वॉर ओनली। तो इंडिया ने तो अपने आप को अमेरिका के साथ या यूएसएसआर के साथ अलाइन नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने आप को अमेरिका के साथ बहुत क्लोजली अलाइन कर लिया। एंड मीनवाइल इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत पहली एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की इन इंडोनेशिया इन द सिटी ऑफ बांडुंग। अब पाकिस्तान जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था वो अमेरिका का बहुत अच्छा अलाई बन गया एंड पाकिस्तान बिकेम एन इंपॉर्टेंट अलाई फॉर द कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन बिकॉज दैट वाज व्हाट कोल्ड वॉर वाज ऑल अबाउट। नाउ इंडिया के सोशलिस्टिक जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स थे उसकी वजह से अमेरिका में इंडिया के लिए और सस्पिशन बढ़ गई एंड इंडिया वाज इन रिटर्न सस्पिशियस अबाउट द यूएस हेजेमनी। और इस टाइम पे इंडिया को भी पार्टनर्स की जरूरत थी फॉर बिल्डिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर मल्टीपल अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स। सो इंडिया का टिल्ट जो था दैट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स यूएसएसआर। हालांकि हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम इंडिपेंडेंट थी एंड वी वर नॉट अलाइंड, बट हल्का सा टिल्ट जो था वो हमारा यूएसएसआर की ओर बढ़ना स्टार्ट हो गया बिकॉज पाकिस्तान यूएसए की ओर चला गया था एंड दिस वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था। सो अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री होने की वजह से इट वाज अगेंस्ट चाइना। और चाइना ने जब इंडिया के खिलाफ अग्रेशन दिखाया, अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक कैरियर भेजा द एंटरप्राइज नाम का टू द बे ऑफ बंगाल। बट इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर थी वो बहुत ज़्यादा नहीं चली एंड चाइना ने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया अगले ही दिन जब उसने अपनी फोर्सेस को इंडिया में भेजा था। बट दिस वॉज अ गुड जेस्चर बाय अमेरिका। चाहे उन्होंने चाइना के अगेंस्ट भेजा हो बट इट वॉज फॉर इंडिया एज वेल। चाहे इस नेवल कैरियर को भेजने का कारण ये था कि वो चाइना को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता नहीं देखना चाहते थे, बट दिस वॉज अ गुड जेस्चर फॉर इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द आवर ऑफ क्राइसिस। सो इंडियन लीडर्स और पब्लिक ने इस इंटरवेंशन को वेलकम किया। लेकिन इंडिया ने अपनी प्रिंसिपल्ड नॉन अलाइंड पॉलिसी को जारी रखा। तो जब अमेरिका ने 1966 में वियतनाम में इंटरवीन किया, इंडिया ने इस चीज का क्रिटिसिज्म किया एंड इन रिटर्न अमेरिका रिस्ट्रिक्टेड द सप्लाई ऑफ ग्रेन शिपमेंट्स टू इंडिया। तो इंडिया PL 480 प्रोग्राम के तहत फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करवाता था अमेरिका से और अमेरिका ने यह करना बंद कर दिया बिकॉज इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहा था। इट वॉज नॉट ऑन द साइड ऑफ अमेरिका। सो इसी के बाद इंडिया ने अपना ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट किया इन द लेट 60s एंड बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट इंडिया वाज फेसिंग। हमारे पास सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नहीं थे और अमेरिका हमारी फॉरेन पॉलिसी को बुली करने की कोशिश करता था बाय डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इन द 60s इटसेल्फ बिकॉज अमेरिका के पॉलिसीज और इंडिया के पॉलिसीज में बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स थे, तो जब इंडिया को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक फाउंडिंग मेंबर बनने का प्रपोजल आया तो बिकॉज ऑफ आर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। देन इन द 60s नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज प्रपोज्ड बाय द वर्ल्ड्स लीडिंग न्यूक्लियर पावर्स। अब इस ट्रीटी में कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रपोजल्स थे। फॉर एग्जाम्पल, जिन कंट्रीज के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करेंगे, ऐसा कोई भी प्रपोजल इसमें नहीं था। लेकिन नई कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती, तो इंडिया ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया का कहना था कि या तो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज अपने वेपन्स को डिसआर्म करें या फिर नई कंट्रीज को भी बनाने का मौका दिया जाए। देन इन 1971 जब पाकिस्तान ने अपने ही एक एरिया ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुस्लिम्स को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, द पीपल फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू इंडिया
जब वो इंडिया में आने लगे एज रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा नंबर्स में, तो इंडिया के ऊपर भी बर्डन पड़ रहा था। इंडिया ने दुनिया भर में इस इशू को रेज करने की कोशिश की, बट यूएसए या फिर किसी भी कंट्री ने इन लोगों के साथ खड़े होना सही नहीं समझा। एंड देन इंडिया स्टार्टेड सपोर्टिंग देम। इंडिया स्टार्टेड सपोर्टिंग द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, एंड अल्टीमेटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में एक वॉर हुई, एंड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। नाउ इंदिरा गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, शी वाज ट्राइंग टू रेज दिस इशू इंटरनेशनली, और अमेरिका इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग दीज पीपल, अमेरिका इंडिया को और बुली करने की कोशिश करता था। इंडिया वाज मेट विद द डिप्लोमेटिक मसल फ्लेक्सिंग। देन इंडिया हैड टू साइन अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन विद द सोवियत यूनियन, और अल्टीमेटली हमें और क्लोज आना पड़ा यूएसएसआर के। एंड दिस वाज सीन एज अ ब्लेटेंट शिफ्ट फ्रॉम इंडियाज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज। और क्योंकि इस वॉर से पहले हमने ये ट्रीटी को साइन किया था और हम सोवियत यूनियन के और क्लोज आ गए थे, तो अमेरिका ने भी इसका बदला लेते हुए इन अ रिटेलिएटरी मूव दे चोज टू एक्सप्लिसिटली टिल्ट अमेरिकन पॉलिसी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। अब अमेरिका पाकिस्तान के और भी क्लोज आ गया, इंडिया यूएसएसआर के क्लोज आ गया। सो वी कैन कंक्लूड दैट बाय 70s इंडिया यूएस रिलेशंस अभी भी अच्छे नहीं हैं, ये और बुरे होते जा रहे हैं। अमेरिका ने इनफैक्ट 1971 में जब वॉर चल रही थी, तब अपनी नेवल फ्लीट यूएसएस एंटरप्राइज को बे ऑफ बंगाल में भेजा, एंड दे इशूड थ्रेट्स टू इंडिया एज वेल। बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, इंडिया वन दिस वॉर, द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, एंड पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। दैट वाज अ बिग एम्बेरसमेंट फॉर पाकिस्तानी आर्मी एज वेल। एंड इसके बाद इंडिया वाज बोल्डर। 1974 में इंडिया ने पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया पोखरान में, विच इज इन राजस्थान, एंड दिस वाज अ बिग शॉक टू यूएसए। यूएसए सभी कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन्स पे बहुत ज्यादा नजर रखता था, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को मॉनिटर करने की कोशिश करता था, एंड यूएस ट्राई कर रहा था कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए जो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री नहीं है। लेकिन इंडिया ने पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया, एंड दिस वाज अ बिग शॉक टू यूएसए। यूएसए वाज वेरी एंग्री आफ्टर दिस। इंडिया अमेरिका के रिलेशंस और खराब हो गए, बट 1978 में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए। American President Jimmy Carter and Indian Prime Minister Morarji Desai, they both visited each other's countries, बट अब तक इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, एंड उसका एक रीजन था पाकिस्तान को सपोर्ट। पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए किया जा रहा था कि उस रीजन के अंदर यूएसएसआर को कंटेन किया जाए। सो पाकिस्तान वाज बेसिकली बीइंग यूज्ड, it was getting all the weapons and all the money from America because Soviet Union को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था। So in the 80s, large amounts of military aid was pumped into Pakistan by the USA to fight a proxy war against the Soviet Union in Afghanistan. ये proxy war कैसे थी? अमेरिका यूज टू पे पाकिस्तान, पाकिस्तान कुछ मिलिटेंट लीडर्स को पे करता था, और ये मुजाहिदीन बन के अफगानिस्तान में एक इस्लामिक वॉर लड़ते थे अगेंस्ट सोवियत यूनियन फोर्सेस। अफगानिस्तान में कैसे यूएसएसआर ने इंटरवीन किया और कैसे अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो गया, कैसे पाकिस्तान का यूज किया गया, ऑल दीज थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। अफगान सिविल वॉर, यूएस तालिबान में पीस डील अभी रिसेंटली हुई है, सो यू कैन नो अबाउट द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान एंड व्हाट इज हैपनिंग इन दैट रीजन इन दिस वीडियो। इंडिया चाइना रिलेशंस और अफगान सिविल वॉर, दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस यूएस सपोर्ट की वजह से इंडिया के लिए कुछ नेगेटिव सिचुएशंस खड़ी हो गई। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस वाज दैट पाकिस्तान दे स्टार्टेड यूजिंग दीज मिलिटेंट्स अगेंस्ट इंडिया एज वेल। तो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी नेगेटिव रिपरकशंस हुई, एंड इंडिया में कश्मीर में मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट बाय यूएस टू पाकिस्तान। And America knew this. Pakistan is misusing the aid, the military weapons and all the support that they are giving to Pakistan to fight against Soviet Union. बट क्योंकि उनके इंटरेस्ट पूरे हो रहे थे तो अमेरिका ने भी कुछ नहीं किया। सो इस टाइम पे इंडिया ने अपने चाइना के साथ रिलेशंस भी ठीक करने की कोशिश की। इन 1988 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ही मेड अ हिस्टोरिक विजिट टू चाइना, सो इट लेड टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 90s की बिगनिंग में कोल्ड वॉर के लिए सबसे हिस्टोरिक चीज हुई कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई? सोवियत यूनियन इट डिसइंटीग्रेटेड, तो सोवियत यूनियन देश ही नहीं रहा, it was divided into different countries and USA it was left as the only superpower of the world। तो दुनिया यूनिपोलर हो गई, there was only one pole now। इससे पहले दुनिया बाइपोलर थी, that means there were two poles of power in the world, एक अमेरिका एक यूएसएसआर।
अब सोवियत यूनियन नहीं रहा जो हमारा अच्छा पार्टनर था, जो इंडिया का अच्छा पार्टनर था, और अब यूनाइटेड स्टेट्स इज द ओनली सुपर पावर। सो इंडिया को अपने रिलेशंस अब अमेरिका के साथ अच्छे करने पड़ेंगे। एंड नाउ इंडिया ऑल्सो लॉन्च्ड इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया इकोनॉमिकली भी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैपिटलिस्ट मॉडल की ओर मूव करना स्टार्ट हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड काफी ग्रो किया। Now, America was the only economic superpower of the world and India was opening up its economy. एंड इसके बाद ही इंडिया और अमेरिका के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो अच्छे होने स्टार्ट हो गए। नाउ व्हाई इज इंडिया इंपॉर्टेंट टू यूएसए? अगर अमेरिका इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर रहा है, उसका कोई रीजन होगा, अमेरिका के कुछ इंटरेस्ट होंगे। सो व्हाई इंडिया मैटर्स टू द अमेरिका? इंडिया अमेरिका के लिए जरूरी है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली सम ऑफ दीज रीजंस। India, it is an indispensable partner for the United States. Why? Number one, geographically, India is located between two of the most problematic regions for US. कौन से regions हैं ये दो जहां पे सबसे ज्यादा violence, सबसे ज्यादा security threats हैं अमेरिका के लिए? The first region is West Asia और the Middle East. ये एक ही region है जिसको Middle East या West Asia कहा जाता है. And then the other region is Indo-Pacific region, जहां पे चाइना बहुत ज्यादा अग्रेशन शो कर रहा है आजकल। एंड चाइना, इट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिकन पावर। अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड चाइना ऐसी एक कंट्री है जो इस पावर को, इस नंबर 1 स्पॉट को थ्रेटन कर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इन दो रीजन्स के बीच में अगर कोई स्टेबल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, इकोनॉमिकली ग्रोइंग कंट्री है जो इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करती है, दैट इज इंडिया। एंड नेक्स्ट रीजन इज इकोनॉमिक रीजन। ऐसा माना जाता है कि 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी द एशियन सेंचुरी। इंडिया, चाइना दो सबसे पावरफुल इकोनॉमीज होने वाली हैं दुनिया की, और बाकी भी जो एशियन इकोनॉमीज है दे आर गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। और जो दुनिया की इकोनॉमिक पावर है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट अवे फ्रॉम यूरोप, अमेरिका टूवर्ड्स द एशियन इकोनॉमीज। सो विद द राइज ऑफ दीज एशियन इकोनॉमीज, इंडियन ओशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज होम टू क्रिटिकल ग्लोबल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है इंडियन ओशन से, और इंडो पैसिफिक जो रीजन है यहां से काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड गुजरता है। दैट इज वाई दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीजन स्टेबल रहे, यहां पे कोई कंफ्लिक्ट अराइज ना हो जाए, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन इंडिया चाइना, और चाइना का कंफ्लिक्ट किसी और कंट्री के साथ अगर ऐसा होगा तो यहां से गुजरने वाला ट्रेड भी ट्रबल हो जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अमेरिका एज वेल। सो इंडिया स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है इस रीजन को, जिस रीजन से अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड कंटेनर प्रोडक्ट्स पास थ्रू, एंड फ्रॉम दिस रीजन इटसेल्फ 70% ऑफ द शिप बॉर्न ऑयल एंड पेट्रोलियम ट्रैफिक पासेस। सो दैट इज अनदर रीजन कि इंडिया के साथ अच्छी पार्टनरशिप की जाए ताकि इस रीजन को स्टेबल रखा जाए, इन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को फ्री रखा जाए सभी देशों के लिए। The next reason that India is important to America is India's growing national capabilities. India economically grow कर रहा है, and that is why India is very important not only for America but many other countries as well. जिन countries के India के साथ relation बहुत अच्छे नहीं भी थे, for example UAE, Saudi Arabia, we were good allies but we were not that good. We were not very close. तो अब ये countries भी efforts कर रही हैं कि India के साथ relations अच्छे किए जाएं because India एक economic powerhouse है and it is going to be even stronger economy in the coming times. एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक स्टेबल डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा इशू अभी तक नहीं है। सो इट इज अ वेरी गुड इकोनॉमिक पार्टनर। सिमिलरली अमेरिका को भी ये दिखता है। एंड इंडियाज ब्रॉड डिप्लोमेटिक टाइज ग्लोबली, इंडिया के सभी देशों के साथ, ज्यादातर देशों के साथ अच्छे रिलेशंस, इवन इन द मिडल ईस्ट जहां पे बहुत सारे कंफ्लिक्ट हैं, और अगर इंडिया को एज अ पार्टनर यूज किया जाए तो इन कंफ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने में भी हेल्प हो सकती है अमेरिका की। इसके अलावा इंडिया की एस्पिरेशंस फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट मेंबरशिप, इंडियाज रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन द मल्टीलैटरल ग्लोबल ऑर्डर, all these things make India a very important partner. India has always been against radicalism and terrorism. India has been a moderate country. और इवन 9/11 से पहले जो अमेरिका पे एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था, इंडिया रेगुलरली टेररिज्म के अगेंस्ट आवाज उठा रहा था एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। और अब अमेरिका ने भी सफर कर लिया है आफ्टर 9/11 एंड मेनी अदर टेरर अटैक्स ऑन इट्स डिप्लोमेसीज
on its consulates across the world. After this, America is also very aggressive against terrorism. So India और अमेरिका टेररिज्म के खिलाफ भी एक अच्छे पार्टनर्स हो सकते हैं. अमेरिका में बहुत बड़ी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है विच इज वेरी पावरफुल. सो दिस कम्युनिटी इज अराउंड 2.8 मिलियन स्ट्रॉन्ग और इंडियन अमेरिकन इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं. इसके साइंस हमें देखने को मिलते हैं कि ये कैसे इंपैक्ट करता है अमेरिकन पॉलिटिक्स को. अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो भी प्रेसिडेंट होते हैं दे सेलिब्रेट दिवाली ऑल्सो बिकॉज देर इज अ ह्यूज इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी. और अब तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, शी इज ऑल्सो फ्रॉम इंडियन ओरिजिन. सो दीज इंडियंस दे कैन गेट द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका, लेकिन इनके दिल में इंडिया रहता है. दे सेलिब्रेट इंडिया, दे आर कंसर्न्ड अबाउट इंडियन इश्यूज. सो इंडियन अमेरिकन के इश्यूज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड दे प्ले अ गुड रोल in improving the ties between India and US. Then India and USA's cooperation is very important for the global action against climate change. डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने आप को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकाल लिया था, लेकिन जो बाइडेन he has promised that he is going to take America back into the Paris climate deal and he is going to fight against climate change. इंडिया और यूएसए दो बड़े कंट्रीज हैं, दो बड़े कार्बन एमिटर्स भी हैं, तो इनकी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो हमारी फाइट है उसके लिए. इंडिया और अमेरिका उन कुछ बड़े देशों में से हैं जो अगर एफर्ट्स ना करें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट तो बाकी सारी दुनिया के एफर्ट्स भी फीके पड़ सकते हैं. दैट विल ऑल्सो not be important if India, USA, China, Europe, these kind of countries are not doing this war against climate change. इंडिया और यूएसए के कॉमन इंटरेस्ट और भी जगह पे हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया and USA both are committed to a world order based on multilateral institutions. Multilateral institutions like World Trade Organization, United Nations, इन सभी institutions की strength में ही इंडिया और USA के भी interests हैं. And then both these countries want that all the countries of the world they follow the international norms. There is an international law, तो उसको accept किया जाए. इंडिया और US दोनों ये चाहते हैं. There are some countries, फॉर एग्जाम्पल चाइना, जो कई बार इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानती, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बाकी सभी कंट्रीज के इंटरेस्ट से ऊपर रख लेती हैं. देन इंडिया एंड यूएसए दे शेयर कॉमन वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी. दोनों कंट्रीज की सोसाइटीज बहुत डाइवर्स हैं. दोनों कंट्रीज को ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द यूएसए एंड इट विल रिमेन इंपॉर्टेंट इन द कमिंग टाइम्स एज वेल. और इंडिया के लिए यूएसए क्यों जरूरी है? दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यूएस मैटर्स टू इंडिया. अब अमेरिका इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? अमेरिका इट इज द क्रिटिकल स्टेबलाइजिंग फोर्स इन एशिया थ्रू इट्स मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर प्रोजेक्शन एंड कमिटमेंट्स टू द रीजन. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों ताकतवर कंट्रीज रह गई थी. यूएसएसआर 90s की स्टार्टिंग में डिसइंटीग्रेट हो गया एंड द ओनली सुपर पावर रिमेनिंग इन द वर्ल्ड वॉज अमेरिका. तो दुनिया भर में स्टेबिलिटी का काम, दुनिया भर के पुलिसमैन का काम किसने निभाया? यूएस ने निभाया. एंड नाउ चाइना इज शोइंग एग्रेशन ग्लोबली एज वेल एज इन एशिया एज वेल. तो इस स्टेबिलिटी को बनाए रखना सिर्फ इंडिया के बस की बात नहीं है. वी रिसेंटली सॉ दैट चाइना इन्वेडेड इंडियन टेरिटरीज और काफी महीने तक चाइना ने इंडिया की टेरिटरी को छोड़ने से इनकार कर दिया है. अगर चाइना और एग्रेसिव होता है तो इंडिया यूएसए की पार्टनरशिप में तो चाइना का मुकाबला कर सकता है. Otherwise, it will become very difficult for India to counter China's aggression in this region. Because India is having a threat of two-front war. अगर चाइना अपने क्लोज फ्रेंड पाकिस्तान के साथ मिलके एक ही टाइम पे इंडिया को अटैक कर दे, इंडिया के खिलाफ अग्रेशन दिखाए, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इंडिया को भी पार्टनर्स चाहिए और यूएसए से बेटर पार्टनर कौन हो सकता है? बिकॉज यूएसए एंड चाइना दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज बिटवीन देम. So India and USA, they both can work together to maintain stability in Asia. हम नहीं कह रहे हैं कि इंडिया और यूएस मिलके चाइना को कोई जवाब देंगे या उसको अटैक करेंगे. इंडिया और यूएसए के इंटरेस्ट में है स्टेबिलिटी. हम नहीं चाहते कि वॉर्स हों. हम चाहते हैं कि इंडिया अपनी इकोनॉमी पे फोकस करे, अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करे, बिकॉज वॉर्स दे आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. एंड चाइना इट इज हैविंग अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया दे हैव both sought to curtail. वैसे तो चाइना किसी भी कंट्री की बात नहीं मानता है एंड नो नेशन इट कैन प्रिवेंट फ्यूचर चाइनीज proliferation activities, but
If anything can be successful, that has to be a US-led international effort. USA को लीडरशिप लेनी पड़ेगी और सभी US allies जो हैं इंडो पैसिफिक रीजन में लाइक फिलीपींस, मलेशिया एंड अदर कंट्रीज along with India because India is a very important partner for this region. इन सभी कंट्रीज को मिलके चाइना के प्रोलिफरेशन एक्टिविटीज को, जो वो वेपन्स बना रहा है, वो अग्रेशन शो कर रहा है, उसको काउंटर करना पड़ेगा, उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा. और कैसे यूएस इंडियन इंटरेस्ट के लिए हेल्पफुल हो सकता है? इंडिया विल बी एबल टू protect better its national interests in Pakistan and Afghanistan in coordination with the USA. You know, a lot of things are going on in Afghanistan. वहाँ पे तालिबान एक इंसर्जेंट ग्रुप है एंड पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है इन अफगानिस्तान एंड कश्मीर बिकॉज पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बना रहे, बिकॉज डायरेक्टली पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. और तालिबान को पाकिस्तान इतना सपोर्ट करता है कि अगर अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश करना है तो अमेरिका को और सभी इंपॉर्टेंट पावर्स को पाकिस्तान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी. देन पाकिस्तान में अगर टेररिज्म को खत्म करना है, एज वी ऑल नो दैट पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट्स, इन टेररिस्ट ठिकानों को, कैंप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी इंडिया को यूएस की सपोर्ट चाहिए होगी. इंडिया, यूएस, बाकी सभी कंट्रीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करते हैं. अफगानिस्तान में जो पीस डील है उसके लिए भी इंडिया को यूएस की जरूरत है. अब अफगानिस्तान में पीस हो, हमें इससे क्या? अगर हमारे नेबरिंग रीजन में टेररिज्म, इंसर्जेंसी, सिविल वॉर्स ये सारी चीजें रहती हैं तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है. इट वॉज तालिबान दैट वॉज रूलिंग अफगानिस्तान जब इंडिया का एक एयरप्लेन हाईजैक करके तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में ले जाया गया था. सो ये एक डायरेक्ट एग्जाम्पल है कैसे अफगानिस्तान में तालिबान की पावर होते हुए इंडिया के एयरप्लेन को बहुत इजीली हाईजैक करके यहां से कुछ टेररिस्ट को छुड़वाया गया. देन सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अलावा इंडिया के लिए यूएस इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. सो इंडिया यूएस ट्रेड वो ऑलरेडी काफी इंक्रीज कर रहा है, आने वाले टाइम में और करना चाहिए, ये इंडिया के इंटरेस्ट में रहेगा. And US has also been one of the top sources of FDI, foreign direct investment के लिए भी US टॉप कुछ कंट्रीज में आता है हर साल. देन इंडिया इज अ नेट एनर्जी इंपोर्टर. हम अपने जो ऑयल सोर्सेज हैं और कोल है, बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करवाते हैं जो इंडियन इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल है. अब ये सारी चीज़ें इंपोर्ट तभी हो पा रही हैं इफ देयर इज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन द सीज. अगर इन सी लेन्स को चाइना ब्लॉक कर देता है इन फ्यूचर, दैट विल बी अ थ्रेट फॉर इंडियाज इकोनॉमी एज वेल. और इन सी लेन्स को, इन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को फ्री रखना इंडिया और यूएस दोनों के इंटरेस्ट में है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया. सो यूनाइटेड स्टेट्स कमिटमेंट टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन द हाई सीज, इट इज क्रिटिकल टू इंडिया एज अ नेट एनर्जी इंपोर्टर. इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म चाहता है. फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड नेशंस वी वांट अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल. हम वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और भी जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अपनी ज़्यादा से चाहते हैं बिकॉज नाउ वी आर ग्रोइंग. जब ये इंस्टीट्यूशंस बने थे तो इंडिया इतनी ताकतवर इकोनॉमी नहीं थी, तो उस हिसाब से हमारी से कम थी, लेकिन इसको रिफॉर्म नहीं किया जाता. नाउ वी वांट दैट इन इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस आएँ और हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें वोटिंग राइट्स मिले, हमारी बात सुनी जाए. इसके लिए भी यूएस की सपोर्ट काफ़ी क्रिटिकल रहेगी एंड इट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री इन दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल. सो उसके लिए भी यूएस सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन यूएस technologically is a very advanced economy. So US, it retains a sizable technological edge on many commercial, aerospace and defense technologies. तो ये टेक्नोलॉजीज हमें मिलती रहें ताकि हमारी इकोनॉमी भी इसका फ़ायदा उठा सके बिकॉज आवर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट वेरी गुड. सो दैट इज़ अनदर रीज़न दैट यूएस मैटर्स टू इंडिया. इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे भी हो रहे हैं. इसकी एग्जांपल हमें मिली 2005 में व्हेन अ हिस्टोरिक डील वाज साइंड दैट लिफ्टेड अ 3-decade यूएस मॉरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर ट्रेड विद इंडिया. तो यूएस ने इंडिया के साथ न्यूक्लियर ट्रेड करने के ऊपर बैन लगा रखा था. 2005 में एक डील हुई जिसमें यूएस ने इंडिया को एग्जाम्पशंस दी. सिर्फ इंडिया को ही ऐसी एग्जाम्पशंस मिली हैं. नाउ दिस शोज हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया एंड यूएस बोथ आर फॉर ईच अदर. इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया था,
अब इस डील में इंडिया को क्या कुछ अलाउ किया गया? दिस डील इट प्रोवाइडेड यूएस असिस्टेंस टू इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम एंड इट एक्सपैंडेड इंडिया यूएसए कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। और इंडिया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इंस्पेक्ट करने के लिए अलाउ कर दिया। एंड ऑल दिस इज फॉर द सिविलियन प्रोग्राम एंड इंडिया agreed to continue its ban on the nuclear weapons testing जो इंडिया ने खुद ही अपने ऊपर लगाया था after they tested their nuclear bomb. And India also committed to strengthen the security of its nuclear arsenals. US companies were allowed to build nuclear reactors in India and provide nuclear fuel for its civilian energy program. And India also got an approval by the NSG Nuclear Suppliers Group to lift the ban on India. And this has also cleared the way for other countries to make nuclear fuel and technology sales to India. तो बाकी देश भी हमें न्यूक्लियर फ्यूल टेक्नोलॉजीज बेच सकते हैं। अमेरिकन कंपनीज इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में काम कर सकती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर। हमें एनर्जी डेवलप करनी है और न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीनर फ्यूल है। तो इस हिस्टोरिक डील में जो भी इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के लिए प्रॉब्लम्स थी वो काफी हद तक खत्म हो गई। नाउ दिस वाज इन 2005। 2005 के बाद इस हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील के बाद इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में क्या क्या चेंजेस आए? यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है गुड्स और सर्विसेज में। और एक टाइम तक स्पेशली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में हाइफनेशन थी। दैट मीन्स जैसे इंडिया को ट्रीट किया जाता था, इंडिया को कुछ अच्छा दिया जाता था, तो पाकिस्तान के साथ भी वैसा ही किया जाता था। अमेरिका वॉज ट्राइंग टू बिल्ड अ पैरिटी। जैसा पाकिस्तान कोशिश करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इक्वालिटी बनाने की वो कोशिश करता है, वैसा ही अमेरिका भी किया करता था। बिकॉज एज वी हैव सीन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पाकिस्तान अमेरिका का एलाय बन चुका था। उसकी फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रही नहीं थी, वो वैसा करता था जैसा अमेरिका चाहता था। बट नाउ आफ्टर इंप्रूवमेंट इन आवर रिलेशनशिप्स अमेरिका ने ऐसा करना बंद कर दिया। एंड इसकी एग्जाम्पल दिखी व्हेन अमेरिका रिफ्यूज्ड टू एक्सटेंड द सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव टू इस्लामाबाद एंड हेंस वाशिंगटन रिमूव्ड द हाइफन इन इट्स रिलेशंस विद दिल्ली एंड इस्लामाबाद। इसी के साथ पाकिस्तान की घटती हुई इंपॉर्टेंस और इंडिया की बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस दिखी जब अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेडिएशन के आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कुछ चीजें दोबारा से रिपीट की, बट डोनाल्ड ट्रंप is known for saying things that he's not aware about. उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था पास्ट के बारे में, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो इन चीज़ों को सीरियसली लिया नहीं गया। लेकिन अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें ये चेंज आया कि अमेरिका ने कहना बंद कर दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम मेडिएशन करवाएंगे, और ऐसा इंडिया चाहता था। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेडिएशन हो, एंड इंडिया वांट्स कि ऐसा ना हो, हम अपने जो इश्यूज हैं वो बायलैटरली रिजॉल्व कर लेंगे, इंक्लूडिंग द कश्मीर इशू। इंडिया और यूएसए के बायलैटरल ट्रेड में इंक्रीज हुआ है और ये इंक्रीज काफी तेज हो रहा है। फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2014 इंडिया और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड था 104 बिलियन डॉलर्स का, और 2016 में ये बढ़ के 114 बिलियन डॉलर्स का हो गया। यूएस फर्म्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन एज वेल, और इलाहाबाद, अजमेर, विशाखापट्टनम, इनकी डेवलपमेंट के लिए जो फर्म्स हैं वो अमेरिकन हैं। दे आर गोइंग टू बी द लीड पार्टनर्स। डिफेंस रिलेशनशिप इज इंप्रूविंग। इंडिया और अमेरिका ने अभी रिसेंटली काफी इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द रिम पैक और द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। रिम पैक इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, और ये अमेरिकन नेवी करवाती है, तो उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। दैट शोज हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया इज बिकमिंग फॉर अमेरिकाज डिफेंस एज वेल। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में हमने बात की। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री। इनका नंबर 1% है, बट दे आर वेरी पावरफुल बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, दे आर सीईओज ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर एजुकेशनलिस्ट्स, दे आर पॉलिटिशियंस, दे आर एवरीवेयर। नाउ सिंस 2005 डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस दे वर फाइन, दे वर डिसेंट। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ इंडिया के खिलाफ भी फैसले ले लिया करते थे, बट देन ही यूज्ड टू कॉल इंडिया वन ऑफ देयर फ्रेंड। इंडिया ने जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, इंडिया को अमेरिका ने अपना मेजर डिफेंस पार्टनर रिकॉग्नाइज किया, ये सब हुआ डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम के दौरान।
लेकिन इंडिया के खिलाफ कुछ इकोनॉमिक फैसले भी लिए गए बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि सभी देश उनकी एडवांटेज उठा रहे हैं। तो जो इंडिया को टैक्स रिबेट्स मिलती थी, टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते थे, वो बंद कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने। सो इट वाज अ मिक्स्ड लॉट। नाउ जो बाइडेन एंड कमला हैरिस, दे आर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एंड सिंस जो बाइडेन ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, वो ऐसे अनस्टेबल फैसले नहीं लेंगे। ही इज गोइंग टू फॉलो द अमेरिकन पॉलिसी। और प्रेजेंट अमेरिकन पॉलिसी क्या है? इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस, बिकॉज इंडिया की जरूरत है अगेंस्ट चाइना। इंडिया की जरूरत है फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी इन एशिया। इंडिया की जरूरत है बिकॉज इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर हाउस। और इंडिया की जरूरत है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एफर्ट्स करने के लिए भी। सो इंडियन गवर्नमेंट ने चाहे डोनाल्ड ट्रंप की री इलेक्शन के लिए बहुत क्लियर साइंस दिखा दिए थे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ह्यूस्टन और अहमदाबाद में कुछ रैलीज भी अटेंड की, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को री इलेक्शन के लिए सपोर्ट कर दिया। स्टिल वी कैन बिलीव दैट जो बाइडेन ही इज गोइंग टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया बिकॉज ही इज अ लॉन्ग टाइम सपोर्टर ऑफ यूएस इंडिया रिलेशंस। यूएस इज गोइंग बैक टू पेरिस क्लाइमेट डील। ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बिकॉज क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड करती हैं पैसे उन कंट्रीज से जो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हुई थी, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। और ये कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है ज्यादातर कार्बन एमिशंस के लिए। सो दे शुड पे द डेवलपिंग कंट्रीज सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी टेक्नोलॉजीज ला पाए जो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए जरूरी हैं। अदरवाइज इन कंट्रीज के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज पेरिस क्लाइमेट डील को अगर सपोर्ट करेंगी तो सभी डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ पैसे मिलेंगे क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। इंडिया अपने पार्ट पे भी काफी सारे एफर्ट्स कर रहा है। देन व्हाट एल्स वी कैन एक्सपेक्ट अंडर द बाइडेन प्रेसिडेंसी? बेटर यूएस ईरान रिलेशंस। बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी में अमेरिका और ईरान के रिलेशंस थोड़े सुधरे थे। उन्होंने एक डील साइन की थी जिससे ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटे थे और इंडिया और ईरान के रिलेशंस भी दोबारा से अच्छे होना स्टार्ट हो गए थे। बट दोबारा से व्हेन डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट, ईरान और अमेरिका के रिलेशंस खराब हो गए। एंड नाउ जो बाइडेन ही इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव यूएस ईरान रिलेशंस बिकॉज ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट टू बराक ओबामा। तो ऐसे चांसेस हैं कि वो बराक ओबामा की कुछ पॉलिसीज को कंटिन्यू करेंगे और इंडिया भी अपने रिलेशंस ईरान के साथ अच्छे कर पाएगा। अदरवाइज ईरान इज गेटिंग पुश्ड टुवर्ड्स चाइना। Talking of China, Joe Biden, he's going to counter China, but his policy is not expected to be as confrontational as Donald Trump's. Donald Trump थोड़े impulsive थे, वो लड़ाई कर लेते थे लोगों के साथ। एंड जो बाइडेन जो है एज एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, स्टेट्समैन है, एंड ही इज नॉट गोइंग टू कन्फ्रंट चाइना अननेसेसरली। बट इंडिया के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बाइडेन ही हैज बीन रेजिंग इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। दुनिया में कहीं भी ह्यूमन राइट्स के मसले होते हैं तो जो बाइडेन काफी जोरदार तरीके से उसे उठाते हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर में हो रही ह्यूमन राइट्स वायलेशंस या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट भी वो आवाज उठा सकते हैं। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में भी इन चीजों को क्वेश्चन किया जा सकता है। बट इंडिया कैन एक्सपेक्ट मोर पॉलिसी सर्टेनिटी। कंफ्यूजन नहीं दिखेगी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में और सरप्राइज डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के जीएसपी स्टेटस को विड्रॉ कर लिया था। जीएसपी इट स्टैंड्स फॉर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इससे इंडिया के कुछ एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता था और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे विड्रॉ कर लिया। सो इट वाज अ हार्मफुल डिसीजन फॉर इंडियाज एक्सपोर्टर्स एंड इंडियाज इकोनॉमी। तो जो बाइडेन इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखना चाहेंगे तो ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे। दिस वॉज एवरीथिंग फॉर द इंडिया यूएस रिलेशंस। हमने सारा बैकग्राउंड डिस्कस किया। इसके अलावा इस सीरीज में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंडिया चाइना रिलेशंस एज वेल, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियाज रिलेशंस विद ऑल द मेजर पार्टनर्स इन द अपकमिंग वीडियोज ऑन दिस चैनल। इससे यूपीएससी का इंटरनेशनल रिलेशंस मॉड्यूल जीएस के लिए आपका काफी हद तक तैयार हो जाएगा। देन यू आर सपोज टू रीड द करंट अफेयर्स एज वेल। So to not miss all these videos, the current affairs and many other value added videos, subscribe to this channel and follow us on Instagram and Facebook. Thank you for watching and have a good day.